अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांवों में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वह अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफ़ें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में खड़े हुए मैं ख़ास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं वे ज़बरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमज़ोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। ये आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं, लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर्वसहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा और हमारे देश की हर नारी को अपनी असली शक्ति को धारण करने का मौका मिलेगा। मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि मन बनाएं, साहस करें, सही निर्णय ले लें। हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं जिन्हें मैं यहाँ बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का, और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद। जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए। अखिलेश जी ने विचार परिवार की भी बात करी। मैं शायद वो इस बात से अवगत नहीं है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय सेविका समिति की ही एक कार्यकर्ता हूं।
पिछले 90 वर्षों से राष्ट्र सेविका समिति संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सेवा कर रही है। महोदया, एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डीलिमिटेशन को। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रोड एंड द डेस्टिनेशन। डीलिमिटेशन इज ओनली द रोड, इट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वुमेन रिजर्वेशन which is the destination, and it is high time that we complete that journey to that destination. एक और बात कही गई, यहां पर बोला गया कि 543 में क्यों नहीं लगा देते, और मैं हैरान हुई जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन करके सीटें बढ़ा रहे हैं, यह तो शोविनिज्म है। शोविनिज्म का आरोप लगाते हुए ये भूल गए कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। वो भूल गई कि इन 543 में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, महिला सांसद भी हैं इस सदन में। आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रैक्ट में लागू नहीं कर सकते, आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है, सीटों की बढ़ोतरी आवश्यक है। कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते। मैं याद कराना चाहती हूं कि ये जो अभी कॉम्पोजिशन है 543 सीटों की, ये 1971 के बेसिस से, उनके सेंसस के बेसिस पे है। तब भारत की पॉपुलेशन वाज ओनली 51.4 करोड़। आज भारत की पॉपुलेशन 3 दुगनी हो गई है, हम आज 140 करोड़ का देश है। महोदया, ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाए। 74 से 273 तक का ये जो सफर है, ये केवल मातृशक्ति के उत्थान के लिए नहीं, ये इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, इस राष्ट्र में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए। एक और बोली गई बात, यहां पर उन्होंने कहा कि आप जनगणना नहीं करना चाहते। मैं पुनः याद कराना चाहूंगी, आज सुबह ही माननीय गृह मंत्री ने रिकॉर्ड पे बोला है जनगणना की प्रक्रिया चालू हो गई है, उसमें कास्ट सेंसस केंद्र सरकार करवा रही है। लेकिन महोदय, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को आधार तो क्या मिला, विरोधियों का आधार ही खिसक गया है। महिलाओं का अधिकार से अगर आपका आधार खिसकता है तो ये आपका राजनीतिक अवसरवाद है।